नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। जितने भी मेरे YouTube फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये डायग्राम जो कि हम थोड़ा सा हिंट इससे पहले वाली वीडियो के अंदर दे चुके हैं आपको, वो जो आपको आइकॉन पे दिखाई दे रही है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है तो आप आइकॉन वाले बटन पे जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि आपके सभी दोस्तों का फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका क्यूरीज लॉ का, इसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। देखो, ये डायग्राम क्यूरी लॉ का कैसे है, इसके अंदर किस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये जो लॉ है ये कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको भी हम किससे नोट करते हैं, अगर आपको ससेप्टिबिलिटी के बारे में नहीं पता है तो इससे पीछे वाले वीडियो जाकर के देखिएगा, उसके अंदर हमने इसको डीपली समझाया हुआ है। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दोस्तों होती क्या है, अब देखिएगा, आपको पता है कि टेम्परेचर जो है हम T से नोट करते हैं और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है आपको उसको लिखते हैं हम जाई M से, इसको बोलते हैं हम जाई। तो ये दोस्तों जाई M। अब आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, ये था रेशो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वो रख सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या रखूं इसको, जाई M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है, देखो, अगर हम कहें कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो रेसिप्रोकल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो अगर हम इसके अंदर से मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से निकालना चाहें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या थी, I/H। तो इसको हम लिख सकते हैं I/H। तो इसको लिख लें हम I/H और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T, या I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H/T। इस तरीके से भी दोस्तों हम लिख सकते हैं। अब जान लीजिए कि क्यूरी टेम्परेचर है क्या, क्यूरी लॉ है क्या, कहता क्या है कि मेन इसका पर्पस जो है कि जो सब्सटेंसेस हमने कल किए थे, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, उन सब्सटेंसेस को अगर कुछ टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम जाने कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है तब उसके ऊपर ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो मीन्स ज्यादा टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है, तो वो डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं बट पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो दोस्तों, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी लॉ, उसी को हम बोलेंगे कि जो टेम्परेचर की वजह से सब्सटेंसेस अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। अब यहां पे जो है क्यूरी कांस्टेंट या क्यूरी टेम्परेचर जिस पे वो जो है चेंज कर लें, कुछ हम जो है एलिमेंट्स के लिए लिखें, तो अगर हम आयरन के लिए लिखें तो आयरन के लिए वो टेम्परेचर होता है 1000 केल्विन, और अगर हम जो है इसी को कोबाल्ट के लिए लिखें तो कोबाल्ट के लिए होता है 1400 केल्विन, और अगर इसी को हम निकेल के लिए लिखें दोस्तों तो ये होता है 600 केल्विन। इस टेम्परेचर पे ये जो मटेरियल है, ये जो एलिमेंट है, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। ये एक डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव ना कर करके ये क्या करेंगे, एक पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं।
तो दोस्तों इनमें चेंज आ जाता है, मीन्स प्रॉपर्टीज इनकी चेंज हो जाती हैं टेम्परेचर की वजह से। ये कहता है क्यूरी का। नेक्स्ट है हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को भी हम देख लेते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी मटेरियल एक मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन रखा गया है, तो हमने कल भी बात की थी कि उसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। जिस इंटेंसिटी से वो मैग्नेटाइज हुआ है, जितना मैग्नेटाइज हुआ उसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और जो उस पे फोर्स लगा H, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों उन दोनों के बीच में ही ग्राफ है एक, उसी ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। एक कर्व है उसको हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस कर्व। ये कहता क्या है दोस्तों कि इंक्रीजिंग ऑफ H मीन्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इंक्रीज द I मीन्स मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कल भी ये बात हुई थी हमारी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स जितना भी स्ट्रांग होगा उतना ही इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब देखिए दोस्तों जरा इसको समझिएगा कि हमने क्या किया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और हमने क्या किया है, इस नॉर्थ और साउथ पोल के इन बिटवीन कोई भी मटेरियल रखा है जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है। अब क्या होगा कि नॉर्थ से साउथ की साइड में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस जाएंगी, तो वो क्या होगी, इसको मैग्नेटाइज करेंगी। अब क्या हुआ, वो जो मैग्नेटाइज हुआ वो हम मान रहे हैं कि उसके ऊपर फोर्स जो लगा था H और I मैग्नेटाइजिंग जितना हुआ, तो वो आता है फर्स्ट कर्व, यहां तक सैचुरेशन स्टेट में आ जाता है A में। इस तरीके से आएगा, जितना फोर्स बढ़ता जाएगा उतना ही मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी उसकी बढ़ती चली जाएगी। अब यहां पे सैचुरेशन के अंदर आया, हमने क्या किया, इस फोर्स को हटा दिया उससे। अब हटाने के बाद में क्या होगा दोस्तों कि फोर्स तो हट गया है, बट उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, वो कुछ ना कुछ इसके अंदर रहेंगी। जैसे कि अगर मैंने किसी भी लोहे की कील को या फिर जो है किसी भी पेचकस वगैरह को रब किया, तो क्या हुआ, थोड़ी देर तक हम देखेंगे कि अगर किसी अदर आयरन कील के साथ में उसको अटैच करते हैं तो उसके साथ में चिपक जाते हैं, तो क्या है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। ऐसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइजिंग जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो रहेगी। तो उसके अंदर जो फोर्स हट गया मींस फोर्स जीरो हो गया। अब देखिएगा दोस्तों A से B तक यहां आए फोर्स जीरो मींस H की वैल्यू जीरो, H की वैल्यू जीरो, तो यहां आ गया B पे, पर उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ रही। तो इसके अंदर यहां जो ये पॉइंट आया जिसपे कि H की वैल्यू जीरो हो जाती है बट I की वैल्यू कुछ ना कुछ है, उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं दोस्तों रिटेंटिविटी, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। नेक्स्ट में अब क्या किया, हमने जो उसके ऊपर से फोर्स हटाया था, अब इसी फोर्स को मैं अपोजिट कर देता हूं। यहां पे मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ था, यहां नॉर्थ पोल आ गया, अब यहां साउथ पोल हो गया। अब इनके बीच में ये मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस कहां से आएंगी, इसके अंदर से ऐसे आएंगी। पहले उस डायरेक्शन में जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में आएंगी। तो क्या हो करेंगी, पहले उसको डीमैग्नेटाइज करेंगी, बट डीमैग्नेटाइज कर रही हैं तो डीमैग्नेटाइज होने के बाद में वो एक बार जीरो पे आएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई नहीं रहेगी। वैसा ही जो सब्सटेंस था वो आयरन था, तो आयरन ही रह जाएगा सिंपली। तो एक बार क्या हुआ, जीरो पे आ गया, तभी तो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तब यहां देखिएगा कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई नहीं रही, बट फोर्स तो लग रहा है ना उसके बीच में रखा हुआ वो। तो क्या हो गया, यहां पे आ गया ये सी पॉइंट जो लिखा हुआ है हमने, इस पे यहां कोई भी आई की वैल्यू नहीं है,
बट एच की वैल्यू कुछ ना कुछ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने अपोजिट की साइड में दिखाया है। तो यहां पे जो ये बोलेंगे इस पॉइंट को बोलते हैं कोरेसिविटी, कोरेसिविटी बोलते हैं इस पॉइंट को हम जो है दोस्तों, तो ये बन जाता है कोरेसिविटी। अब ऐसे ही चल रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर यहां से डी पॉइंट पे सैचुरेशन में आ गया, फिर वही केस अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास में, वापिस आएगा कि आई की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी और एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर से वही केस कि अगर हम उसी को अपोजिट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को इधर फिर से नॉर्थ आ गया, इधर साउथ, बीच में मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो फिर क्या होगा, ये फिर से आई की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगी और एच की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों फिर ये जाकर के वापस यही, ये कंप्लीट लूप जो बना दोस्तों, ये ऐसे आया है दोस्तों ये लूप। तो ये जो लूप बना, इस लूप को, इस कर्व को, इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप और हिस्टेरिसिस कर्व। ये है हिस्टेरिसिस लूप और हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन कमेंट के अंदर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप 12th क्लास का यहां से पीछे तक का सभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हमारा, वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वहां पे हमने हर एक यूनिट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहां पे हर यूनिट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक की हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।